सभी एमएससी प्रीवियस के स्टूडेंट्स का अब हमारे जो ऑनलाइन होगा वीडियो पे उसको हम यूट्यूब चैनल पे अपलोड करेंगे अब इन लेक्चर्स को, जो कि हमारे जो रेस्ट ऑफ द सिलेबस है उसको कंप्लीट करने के लिए। तो माइक्रो कैनोनिकल एंसिबल हमने लास्ट तक किया था और उसके आगे अब कैनोनिकल एंसेंबल करेंगे। इसके अंदर कुछ जो मुख्य चीज़ें हैं, एक तो ये है कि एक जनरल कंसेप्ट क्या होता है कैनोनिकल एंसेंबल, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैलकुलेट करना, और उसके बाद फ्री एनर्जी गिब्स के उसको कैलकुलेशन करना, एक पैराडॉक्स को रिमूव करना, देन कुछ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें कैलकुलेट करनी है, और एक क्योंकि एनर्जी कैनोनिकल में चेंज होती है तो हमें उसका एनर्जी का फ्लक्चुएशंस। हमने एक दो स्टेट्स को डिफ़ाइन करते हैं थे, और मैक्रो स्टेट और माइक्रो तो मैक्रो स्टेट्स में हम जो क्वांटिटी लेते हैं वो है फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स, फिक्स्ड वॉल्यूम और एक फिक्स्ड एनर्जी, जो हम माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल को डिफ़ाइन करने के लिए करते हैं। और माइक्रो स्टेट्स में जो कंसेप्ट यूज़ होता है वो फेज स्पेस का होता है, जिसके अंदर फेज स्पेस का वॉल्यूम आता है, और असेसेबल कितनी स्टेट उसको उपलब्ध हैं, अवेलेबल हैं, वो उनके बारे में हम जानकारी रखते हैं। और इनको कैलकुलेट करने के लिए एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन हम कैलकुलेट करते हैं, और उस प्रोबेबिलिटी फंक्शन से हम उसको रिलेट करते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। और वो हमने ये देखा था कि उसके लिए अगर हम इंटीग्रेट करें तो वो एक आता है, बिकॉज द प्रोबेबिलिटी सर्टेन और एनर्जी जो है वो फिक्स है। अब इसको मूव करने के लिए हम जो हमारा जनरल लेकिन प्रैक्टिकल जो सिस्टम्स होते हैं वो माइक्रो कैनोनिकल की तरह नहीं होते हैं, क्योंकि ये संभव नहीं है कि टोटल एनर्जी जो है उसका कैलकुलेशन किया जा सके। उसके अंदर बहुत सारी क्वांटिटीज़ होती हैं, कुछ लॉसेस होते हैं, इसलिए उसका कैलकुलेशन संभव नहीं होता, और एनर्जी इसलिए फ्लक्चुएशन करती है। और इस तरह से जब ये फॉलो नहीं होता है तो हमें एक तरीका ईजाद करना होता है। इस जो मेथड है इसके अंदर हम जो सिस्टम है उसको इंस्टेड ऑफ कीपिंग द एनर्जी फिक्स्ड, हम उसको एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे रखते हैं इंस्टेड ऑफ एनर्जी ई। और इस जो सिस्टम को कंसिडर कर रहे हैं उसको हम एक हीट रिजर्वॉयर के कांटेक्ट में रखते हैं, जो कि एक थर्मोस्टेट भी हो सकता है, जो रेगुलेट करता है कि उन दोनों के बीच में कैसे एक्सचेंज होगा। तो इसमें अगर इस सिस्टम के अंदर, जैसा कि हम इस स्पेस में कहते हैं कि उसको डिवाइड कर दें इन्फिनिट नंबर ऑफ सिस्टम्स में, उन सब की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब एक जैसी होनी चाहिए, और एंसेंबल जो है उनसे मिलके बनता है। तो इस तरह का जो सिमिलर सिस्टम्स का जो एक बड़ा सिस्टम बनता है, जो कि एक थर्मल कांटेक्ट में वो हीट रिजर्वर के, वो एक एंसेंबल को फॉर्म करेगा जिसकी कि आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो, और मैक्रो स्टेट उसकी डिफ़ाइन की जाएगी 3 नंबर से, नंबर ऑफ पार्टिकल्स n, वॉल्यूम v और टेम्परेचर। इस एंसेंबल को हम कैनोनिकल एंसेंबल बोलते हैं। तो इस केस में एनर्जी एक वेरिएबल है, और जो पूरा सिस्टम है कंपोजिट सिस्टम, जिसके अंदर सिस्टम है वो जिसको हम देख रहे हैं, और एक उसके साथ जो कांटेक्ट में हीट रिजर्वॉयर है वो एक आइसोलेटेड बड़ा सिस्टम बनाएगा, लेकिन उसकी टोटल एनर्जी विल बी फिक्स जस्ट लाइक दी माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल। तो ये हमारा मुख्य रूप से उद्देश्य है। अब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हम कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन को अब डिराइव करेंगे उस फंक्शन के लिए। तो इसके अंदर आपको क्या करना है कि एक बड़ा सा एडियाबेटिकली आइसोलेटेड सिस्टम लेना है, और इस बड़े सिस्टम में एक छोटा सिस्टम जो कि जिसके ऊपर हमारा कैलकुलेशन होगा ए, उसकी कुछ एनर्जी होगी E1, और उसके कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे N1। इस सिस्टम को एक हमें बड़े से सिस्टम में, जिसको हम हीट रिजर्वर या थर्मोस्टेट बोलते हैं, जिसकी एनर्जी E2 है, उसके साथ इक्विलिब्रियम में लेना है, जिससे कि, और इनको जब इक्विलिब्रियम होता है तो पिछली बार हमने देखा था कि थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए उनके टेम्परेचर्स कॉमन होने चाहिए।
तो एक कॉमन टेम्परेचर T जब इक्विलिब्रियम होगा तो आएगा। टोटल एनर्जी इस सिस्टम की जो है वो E होगी। E1 जैसे बताया उसकी पार्टिकल्स की एनर्जी होगी सिस्टम A में, E2 जो P सिस्टम है उसके अंदर एनर्जी होगी। अब क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूरा सिस्टम दोनों मिला के जो है डिबेटिकली आइसोलेटेड है दुनिया से, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन बोथ द सिस्टम्स n1 प्लस m2 एक कॉमन n के बराबर जो कांस्टेंट नंबर होगा। इस तरह टोटल एनर्जी भी दोनों की मिला के एक फिक्स नंबर होगा, लेकिन अंदर जो है वो एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है। सो थर्मोस्टेट क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा है उस छोटे सिस्टम A से, तो उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी ज़्यादा होंगे, तो इसलिए n1 इज़ वेरी मच स्मॉलर देन n2, और उसी तरह उसकी एनर्जी भी A सिस्टम की बहुत कम होगी कंपैरेटिवली। तो हमारा जो बड़ा सिस्टम है पूरा आइडियाबेटिकली आइसोलेटेड सिस्टम, वो क्योंकि उसके अंदर टोटल एनर्जी इज़ फिक्स, तो जैसा कि माइक्रो कैनोनिकल में होता था, हम उस कैलकुलेशन में उसको हम माइक्रो कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई कर सकते हैं पूरे सिस्टम के लिए। अब अगर प्रोबेबिलिटी निकालें, जो कि एक बहुत सिंपलेस्ट हमारा फेज स्पेस में जब कैलकुलेशंस करते हैं तो हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी अगर हम DW निकालना चाहें कि ये जो सिस्टम है हमारा A वो रिजर्वायर B के साथ एक किसी फिक्स्ड या पर्टिकुलर वॉल्यूम एलिमेंट में D(1) और D(2) में हों, क्योंकि कुछ स्पेस वो हरदम ऑक्यूपाई करेंगे, तो उनके वॉल्यूम्स मान लीजिए जो एलिमेंट्स हैं वो D(1) D(2) हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे कि एक कांस्टेंट एक C ले लें और एक डेल्टा फंक्शन ले लें, क्योंकि टोटल एनर्जी इज फिक्स। सो लेट्स से द E0 इज़ द टोटल एनर्जी, तो E1 प्लस E2 माइनस E0 का डेल्टा फंक्शन करेंगे तो ये 1 तभी होगा जब ये इसके बराबर होगा E1 प्लस E2 E0 के, अदरवाइज़ ये फंक्शन 0 होगा। तो ये प्रोबेबिलिटी हमें बता देगा। E0 जो है वो पूरे सिस्टम की एनर्जी है जैसा अभी बताया। तो A को एक किसी डेफिनेट क्वांटम स्टेट में जिसकी एनर्जी En हो, इसकी प्रोबेबिलिटी संभावना कि E1 जो है वो डेफिनेट हो जाए किसी En स्टेट में, ये फिक्स हो गया। अगर कोई चीज़ फिक्स होती है तो हमने देखा है कि वॉल्यूम ऑफ स्पेस इज जस्ट द प्रोबेबिलिटी उस पार्टिकल को फाइंड आउट करने के लिए, तो D(1) 1 हो जाएगा क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी 100% है। तो A को किसी डेफिनेट स्टेट में होने के लिए अगर उसकी एनर्जी के लिए उसकी वैल्यू जो है वो En है, तो उसके लिए हमें जो वैल्यू आएगी वो होगी ρn विल बी इक्वल टू तो कैसे निकालेंगे कि हम इसको डेल्टा फंक्शन पे पूरी प्रोबेबिलिटी के लिए इंटीग्रेट कर दें। ये सभी अब जितने भी सिस्टम्स थे जिनके अंदर की स्मॉल फेज वॉल्यूम फेज स्पेस को डिवाइड किया गया था, अब ये पूरे सबको कैलकुलेशन के लिए हम ले रहे हैं तो इंटीग्रेट कर देंगे, मैं एडअप कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा डेल्टा E2 प्लस En, जो कि E1 को हमने रिप्लेस किया है, और माइनस ऑफ E0 D(2) बिकॉज D(1) इज 1, तो ρn हो जाएगा C डेल्टा E2 माइनस E0 माइनस En। इसको हमने थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखा है, उसका कारण है अभी पता लग जाएगा, D(2). अब यहाँ D जो (2) है वो बेसिकली क्वांटम स्टेट्स हैं थर्मोस्टेट की, क्योंकि ये फेज स्पेस की ऑक्यूपाइड वॉल्यूम स्टेट्स हैं और मिनिमम वॉल्यूम इज़ सिंपली D गामा या डेल्टा गामा। तो हमारे पास D(2) E2 विल बी इक्वल टू डेल्टा(2) डेल E2 अपॉन DE2, क्योंकि एनर्जी के रेस्पेक्ट में जो भी चेंज होगा फ्लक्चुएशन की वजह से वो आएगा। और डेल गामा बाई डेल E आपको पता है इट इज़ नथिंग बट आपके जो एंट्रोपी की डेफिनेशन है वो S1/T जो थी डेल S अपॉन डेल E थी, तो उससे आप इसके अंदर आप इस फंक्शन को लिख सकते हैं, उससे वो एक्सपोनेंशियल S2/AK और अपॉन डेल्टा E2।
इसको राइट में आप देख भी सकते हैं कैसे डेल्टा गामा इज़ डेल गामा बाई डेल ई और डेल गामा बाई डेल ई इज़ डेल्टा गामा बाई डेल्टा ई। और डेल्टा गामा जो है, क्योंकि हम S इज टू के एल एन ऑफ डेल्टा गामा करते हैं, सो यू कैन राइट डेल्टा गामा एज एक्सपोनेंशियल ऑफ S बाई के। सो यहाँ पे d gamma 2 e2 will be exponential of s2 e2 by k divided by delta e2 and de2। यहाँ s2 जो है वो एंट्रोपी है थर्मोस्टेट की, जो कि सेकंड वाला है हमारा बड़ा सिस्टम, और डेल्टा e2 जो है वो भी हमें e2 का फंक्शन ही रहेगा। तो इसको यदि हम इस इक्वेशन 2 जो रो एन की इक्वेशन थी उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम क्या पाएंगे कि सी डेल्टा ई2 माइनस ई0 माइनस ई एन एक्सपोनेंशियल S2 बाई के अपॉन डेल्टा ई2 एंड डी ई2। अब डायरेक्ट डेल्टा के जो प्रॉपर्टी है उसको यूज़ करें, क्योंकि इंटीग्रेशन में डिसअपियर हो जाएंगी कुछ टर्म्स, तो ई2 विल बी इक्वल टू ई0 माइनस ई एन, देन ओनली दिस एक्सपोनेंशियल विद survive. So ये exponential S2 E0 minus En by K upon delta E0 minus En. So replace just E2 by because delta function वहीं survive करेगा। अब क्योंकि En जो है E1 बहुत छोटा है E0 टोटल से, कि वो तो रिजर्वोयर से भी छोटा था, तो इसलिए हमारे ये जो क्वांटिटी है E0 माइनस En वो पूरी की पूरी E0 के द्वारा ही आ रही है। तो जो भी टोटल E0 में फ्लक्चुएशन है वो उसके बराबर डेल्टा E0 ले सकते हैं, क्योंकि वो बहुत मैन्यूट चेंज है। तो इसको एक्सपेंड करें, तो ये एक्सपेंड करेंगे S2 E0 माइनस En को अबाउट E0 से, तो ये आ जाएगा S2 E0 माइनस En डेल्टा S2 अपॉन डेल्टा, बट डेल S अपॉन डेल E इज़ 1 अपॉन T, सो S2 E0 माइनस En अपॉन T। और ये जो वैल्यू है वो हमें रो एन जो है, जो यहाँ पे इंटीग्रल में था इक्वेशन 4 में, वो हम इसको अब लिखेंगे a एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ ई एन बाई के टी। सो ये हमारा वैल्यू रहेगा। नो a क्या चीज़ है, इसके अंदर c एक्सपोनेंशियल S2 E0 बाई के डिवाइड बाई a डेल्टा E0, ये हमारा a जो कांस्टेंट आ रहा है वो ये वैल्यू रहेगी, क्योंकि बड़े सिस्टम का था जो कि रिजर्वायर के लिए था, और छोटा सिस्टम जो एक्सपेरिमेंट जिसके ऊपर कर रहे हैं ए, उसके ऊपर हम सारा कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसलिए जो वैल्यू जो इफेक्ट होगा सिस्टम वो छोटा वाला होगा। और इस तरह से ये जो वैल्यू है वो माइनस ऑफ ई एन बाई के टी। इस तरह का आप केमिस्ट्री में भी एक्टिवेशन एनर्जी और इस तरह के जो एक्टिवेटेड प्रोसेस होते हैं केमिकल, उनके अंदर भी इस तरह की यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें जो कंडीशन लगेगी नॉर्मलाइजेशन, वो होती है रो एन समेशन एन 1, और 1 अपॉन ए इज़ इक्वल टू समेशन एन एक्सपोनेंशियल माइनस ई एन बाई के टी। तो ये आएगा। और क्वांटम मैकेनिक्स में इसको हम रो एन को ए साई एन स्टार करना चाहें तो एच कैप, जो कि तो हमें ये जो एक्सप्रेशन है 6 वो हमें केग्स का कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन देगा। क्लासिकल मैकेनिक्स अगर पढ़ते हैं हम, तो हम दो कोऑर्डिनेट्स की बातें जैसे पहले कहा था करते हैं, पी और क्यू कैनोनिकल, तो हम इसको लिख सकते हैं ए एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ ई क्यू पी बाय के टी, और इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन लगाएं जैसे प्रॉपर्टी रो डी क्यू डी पी 1, तो 1 अपॉन ए जो है वो आपके एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ ई बाई के टी डी क्यू डी पी हो जाएगा। ये जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है इसको हम कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन के नाम से भी जानते हैं, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे जेड एन से, और कैपिटल जेड और एक सबस्क्रिप्ट लगा देंगे एन। तो एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ऑफ ई बाय के टी डी क्यू डी पी क्लासिकल में, और समेशन लगाएंगे क्वांटम में क्योंकि स्टेप फंक्शन होता है, तो समेशन ऑफ एन एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ ई एन बाई के टी। तो ये जैसे माइक्रो कैनोनिकल एंड सिंबल में किया था वैसा के वैसा ही आप इक्वल एनर्जी सभी पार्टीशंस को दे दें, और लेकिन इसको डिवाइड बराबर बांटने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा कि मिनिमम जो वॉल्यूम है h, और 3 डायमेंशनल में अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं
तो H3n तो इससे डिवाइड करना पड़ेगा जो मिनिमम वॉल्यूम का है। और इसी तरह क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं इंडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, आप भेद नहीं कर सकते, तो उनको डिवाइड करना पड़ेगा उसके लिए n फैक्टोरियल से। तो Zn का जो फंक्शन है वो v और t पे डिपेंडेंस रहेगी 1/n फैक्टोरियल H3n एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ e बाई के टी। और क्योंकि ये प्रॉबिलिटीज़ इंडिपेंडेंट हो जाती हैं तो इसके अंदर हमें पाई का साइन जिसके अंदर मल्टीप्लिकेशन होता है डी क्यू डी पे, और रो जो वैल्यू निकालेंगे तो वो e टू द पावर माइनस ई बाई के टी अपॉन n फैक्टोरियल H3n और Zn, ये हमारा वैल्यू 14 इम्पॉर्टेंट है। कई बार हम जब क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि कई सारी स्टेट्स जो हैं वो डीजेनरेट भी होती हैं, मींस कई सारी स्टेट्स एक ही एनर्जी लेवल को कॉरस्पॉन्ड करती हैं। अगर ऐसा होता है तो अगर हम उसको डीजेनरेसी को रिप्रेजेंट करें जी से, तो यहाँ पे हम एक जी एन फंक्शन इंसर्ट कर देते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स में समीशन एन जी एन एक्सपोनेंशियल माइनस ई एन बाई के टी, और ये तो पार्टीशन फंक्शन के लिए, और जब हम रो एन करेंगे तो वो जी एन ई टू द पावर माइनस ई एन बाई के टी अपॉन समीशन जी एन एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ ई एन बाई के टी। तो ये हमारा आज का इसका लेक्चर का कंप्लीशन रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ करेंगे।